हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट 1 की बॉटनी के लेक्चर में पिछली बार हमने पढ़ा था एस्परजिलस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से एस्परजिलस पढ़ा था कि अकुरेंस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्परजिलस अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत स्पेसिफिक है। एस्परजिलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अनकॉमन होता है। एक्चुअल में इसकी जो अधिकांश जातियाँ होती हैं वो होमोथैलिक होती हैं, कुछ जातियाँ हेटेरोथैलिक होती हैं। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम कहते हैं, जिसे पहले भी क्लियर किया था। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दोनों गैमेट एंजियम का डेवलपमेंट पढ़ना है, गैमीट्स पढ़ने हैं, का फ्यूजन पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय माइसीलियम से कहीं कहीं यंग जिगजैग 3 सेल्ड एस्कोगोनियल ब्रांच बनती है, जिसकी प्रत्येक सेल मल्टीन्यूक्लिएट होती है। इस ब्रांच की जो एपिकल सेल होती है वो ट्राइकोगाइन कहलाती है, और जो बीच वाली सेल है उसको एस्कोगोनियल सेल और बेसल सेल को स्टॉक सेल बोलते हैं। इस प्रकार एस्कोगोनियल सेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें जो बीच वाली सेल है, जो एस्कोगोनियल प्रॉपर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करती है और स्पाइरली कॉइल्ड होकर मल्टी न्यूक्लिएट एस्कोगोनियम प्रॉपर बना लेती है। 3 पार्ट से, एक स्टॉक सेल है, एक एपिकल सेल है, और जो बीच वाला प्रॉपर पार्ट है वो एस्कोगोनियम का प्रॉपर पार्ट है, वो स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है। एंथ्रीडियम, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम एंथ्रीडियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एस्कोगोनियम के पास स्थित उसी माइसीलियम से एक एंथ्रीडियल ब्रांच बनती है। यह एस्कोगोनियम को चारों ओर स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है तथा इसका एपेक्स खोलकर एक क्लब शेप्ड मल्टी न्यूक्लिएट एंथ्रीडियम बना लेता है। एंथ्रीडियम के प्रोग्रेसिव डिजनरेशन के आधार पर हम एस्परजिलस की जातियों को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे एस्परजिलस हर्बेरियम जो होती है, हर्बेरियम, उसमें जो एंथ्रीडियम होता है वो वेल डेवलप्ड भी होता है और एक्टिव भी होता है। लाइक ऐसा केस जिसमें एंथ्रीडियम पाया जाए, डेवलप्ड भी हो, एक्टिव भी हो। एक ऐसा केस एस्परजिलस रिपेंस, जिसमें एंथ्रीडियम सुविकसित तो होता है परंतु इसके जो एंटायर कंटेंट्स हैं कभी भी एस्कोगोनियम में ट्रांसफ़र नहीं होते, मतलब होता नॉन एक्टिव है। वेल डेवलप्ड है लेकिन नॉन एक्टिव है। तो 2 क्रम ये हुए। तीसरे क्रम में आता है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फिस्चर एंड फ्यूमिगेटस, जिसमें एंथ्रीडियम का निर्माण ही नहीं होता है, यानी कि एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है। एंथ्रीडियम का प्रेजेंट होना, एक्टिव होना, एंथ्रीडियम का प्रेजेंट होना, नॉन एक्टिव होना, और एंथ्रीडियम का एब्सेंट होना। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले एंथ्रीडियम का स्टॉक लंबा होकर एस्कोगोनियम को चारों ओर से घेर लेता है, उसको चारों तरफ से स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है तथा एस्कोगोनियम की जो रिसेप्टिव रीजन है उसको टच करने लगता है। ये प्रोसेस कहलाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जिसमें जो दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है तथा एंथ्रीडियम की जो एंटायर कंटेंट्स हैं वो ट्राइकोगाइन से होते हुए एंथ्रीडियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। प्लाज्मोगेमी कंप्लीट होती है। एस्कोगोनियम में मेल और फीमेल न्यूक्लियस पेयर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे डाइकैरियोन कहते हैं। मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन बन जाता है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप आती है डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल से एक मल्टी सेलुलर एस्कोगोनियल हाइफा बनता है। इस तंतु की प्रत्येक सेल में एक डाइकैरियोन होता है। इस फिलामेंट की एपिकल सेल मुड़कर एक हुक के समान स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे क्रोजियर बोलते हैं।
क्रोजियर की पेनल्टीमेट सेल, मतलब जो मिडिल सेल होती है पेनल्टीमेट सेल, उसमें जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं, यानी कि सिनकैरियन बना लेते हैं, तथा यह सेल एस्कस मदर सेल के रूप में बिहेव करती है और इसमें उपस्थित डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। प्रत्येक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है एक एस्कोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार मेच्योर एस्कस में 8 गोल अथवा नाशपाती के आकार के एस्कोस्पोर बन जाते हैं। प्रत्येक एस्कोस्पोर की वॉल जो होती है 2 लेयर्ड होती है, बाहर वाली एपीस्पोर और अंदर वाली एंडोस्पोर कहलाती है। इसके बाद एस्कोकार्प का डेवलपमेंट, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एस्परजिलस में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो क्लिस्टोथीसियम टाइप की होती है। एस्कोजिनस हाइफी के विकास के साथ साथ एस्कोगोनियम के आधार से अनेक स्टेरॉयल हाइफी विकसित होते हैं। यह हाइफी एस्कोगोनियम को चारों ओर एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जो देखने में लगता है पैरेन्काइमा जैसा लेकिन नहीं होता है, आभासी पैरेन्काइमा, जिसे पैरिडियम कहते हैं। पैरिडियम की इर्रेगुलर एस्कोस्पोर्स एस्कस के डेवलपमेंट में कंज्यूम कर लिए जाते हैं। पैरिडियम की जो इनर लेयर होती है एक्चुअल में वो एस्कोस्पोर और एस्कस के डेवलपमेंट में कंज्यूम कर ली जाती है, यानी कि जब मेच्योर क्लिस्टोथीसियम बनेगा तो उसमें इनर लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि बाहर वाली लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। यह संरचना पूर्णतः एक बंद होती है, इसमें कोई नेचुरल ओपनिंग नहीं होती। इसके अंदर पुराने एस्कोगोनियम, एस्कोजिनस हाइफी तथा 8 स्पोर एसआई बनते हैं। यह संपूर्ण संरचना करीब करीब एक ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर की गेंद के समान होती है तथा इनमें से एस्कोस्पोर का डिस्पर्सल पैरिडियम के टूटने के बाद ही होता है। एस्कोस्पोर का डिस्पर्सल वायु द्वारा होता है और सूटेबल आधार पर जब एस्कोस्पोर गिर जाते हैं तो जर्मिनेट कर नया माइसीलियम बनाते हैं। इसको यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली। देखिए, सबसे पहले डायग्राम में हमें बनाना है कि ये जो माइसीलियम है, माइसीलियम इसकी एक फीमेल ब्रांच है, वो एक जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसकी जो मिडिल वाली सेल है वो एस्कोगोनियल सेल कहला रही है, नीचे वाली स्टॉक सेल, ऊपर वाली ट्राइकोगेन। इसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है जो एरो पे दिखाया गया है, कॉइलिंग ऑफ एस्कोगोनियल सेल, जो बीच वाली सेल है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। इसके साथ ही साथ जो मेल ब्रांच होती है माइसीलियम की वो एंथ्रीडियम का निर्माण करती है। क्लब्ड सिव स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम का, देखिएगा, और इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है इस तरीके से, और न्यूक्लियाई पेयर में अरेंज हो जाते हैं, मेल और फीमेल। जहाँ पर एंथ्रीडियम एक्टिव होगा और उसके जो मेल कंटेंट्स हैं अगर एस्कोगोनियम के अंदर प्रवेश कर रहे होंगे तो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई डाइकैरियन पेयर में इस तरीके से अरेंज होते हैं, डाइकैरियन कहते हैं। इसके बाद सेपरेशन होता है। इसके बाद की स्टेप आती है फॉर्मेशन ऑफ एस्कोगोनियल हाइफी। इस प्रकार प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल से एक एस्कोगोनियल हाइफी बनता है जिसमें डाइकैरियन होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है क्रोजियर फॉर्मेशन की। क्रोजियर एक टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो बीच वाली सेल, जिसे हम इसे पेनल्टीमेट बोलते हैं, उसके अंदर जो डाइकैरियन होता है उसमें कैरियोगेमी होती है। दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक सिनकैरियन, देखो इस तरीके से दिखाया गया है, इनको दोनों के फ्यूजन रेड हो गई, इनके फ्यूजन से एक सिनकैरियन बना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है सिनकैरियन का वो बीच वाली सेल में हुआ है, क्रोजियर के पेनल्टीमेट सेल में। इसके बाद सिनकैरियन में मियोसिस होती है और एस्कस का निर्माण होता है। मियोसिस से 8 हैप्लॉइड जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं वो एस्कोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरी बॉडी एस्कस कहलाती है। पोली शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं एस्कस के। तो इस प्रकार एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बने हुए हैं और ये सारे एस्कस
क्योंकि जो आसपास कितने स्ट्राइल टिश्यू होते हैं, एस्कोगोनियम प्रॉपर होता है और फिलामेंट्स होते हैं, स्ट्राइल हाइफी होते हैं, वो बाहर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। बाहर वाली वॉल जिसे पेरिडियम नाम दिया गया है, पेरिडियम है, जिसके अंदर अनेक एसआई हैं। एसआई मतलब एस्कस का प्लूरल नंबर, जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। ये क्रिस्टोसिस्टम की खास बात होती है, ये पूर्णतः बंद बॉडी होती है, इसमें कोई नेचुरल ओपनिंग नहीं होती, क्योंकि जब स्पोर का डिस्पर्सल होने वाला होता है तो ये गल जाती है, पुरानी हो जाती है, तभी स्पोर्स बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले स्पोर्स बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि जो स्पोर का डिस्पर्सल होगा वो इस जो पेरिडियम के गलने से होगा। पेरिडियम के गलने से इसको स्पोर्स बाहर निकलते हैं, ऐसे पुली शेप स्ट्रक्चर होता है, इनका डिस्पर्सल होता है और ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके फिर से नया माइसीलियम बनाते हैं। इस प्रकार लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं। दोनों प्रकार के गैमेटोजेनियम बने, प्लाज्मोगेमी हुई, एस्कोजेनस हाइफी का निर्माण हुआ, क्रोजियर का निर्माण हुआ, कैरियोगेमी हुई, मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद 8 न्यूक्लियाई बने, इनसे एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, जिसमें से स्पोर बाहर निकले, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, फिर नया माइसीलियम बना। ये हो गई एस्परजिलस की डायग्रामेटिकल लाइफ साइकिल। अब हम बात करते हैं एस्परजिलस के यूजेस की। एस्परजिलस की अनेक जातियों से सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इत्यादि केमिकल्स प्राप्त किए जाते हैं और जापान में चावल से अल्कोहल बनाने का काम भी एस्परजिलस और आईजी द्वारा किया जाता है। एस्परजिलस की कुछ जातियों से डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे माइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज एंजाइम प्राप्त किया था, जिनका उपयोग डाइजेस्टिव सिरप व टैबलेट्स बनाने में किया जाता है। और जो इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट थे, जिनसे जो डिजीज़ होती थी, उसको स्टार्टिंग में कोरेंस के टाइम डिस्कस किया था। इस प्रकार ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है एस्परजिलस की लाइफ साइकिल, जिसमें आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन